ऑर्डर थमा दिया कि भाई आपकी दुकान जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है और आपके चचा के बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिया है, आप जाओ यहाँ से। क्यों? जैसे ही मेरे वालिद साहब फौत हुए उन्होंने दुकान पे कब्जा कर लिया। मेरे चचा ये दुकान मुझे दे गए थे और उनकी औलाद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर भी आया और दूसरी पार्टी भी आई और एडमिनिस्ट्रेटर साहब उनके बिहाफ पे बात कर रहे थे। उनके बिहाफ पे बात तो कर आपने रहे थे। पूछा नहीं कि सर ये उनके लॉयर हैं या एडवाइजर हैं, ये बात कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? होना वोना कुछ नहीं है। तो बस ये जो है आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख दिया है बस वही कायम और दायम रहेगा। मेरे एडवाइजर ने हमें कहा कि अब आप सेक्रेटरी साहब के पास जाएं क्योंकि सेक्रेटरी साहब एक न्यूट्रल आदमी है। उन्होंने कहा है कि जी आपका केस ठीक नहीं है तो आप गलत हैं, इस तरह डरा धमका के हमें चलता किया कि आप जाएं, होना वोना कुछ नहीं है। तो बस ये जो है आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख दिया है बस वही कायम और दायम रहेगा। ऐसे इसी टेंशन को लेकर मेरी वालदा बहुत बीमार है। ये उन्होंने इस पर लिख कर दिया है कि 42 साल से वो इस दुकान पे मोहम्मद रफीक और उसके बेटे को देख रहे हैं, हालांकि सदर साहब की खुद की उम्र 42 साल नहीं है। ये भी झूठ लिखा हुआ है और इसमें जो गवाहान बनाया हुए हैं मोहम्मद अमीन साहब को, ये मेन कल्प्रिट है हमारे, ये हमारे मुखालिफ हैं। ये बयान हल्फी दिया इन्होंने कि भाई इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, गलत बयानी से जो है ये इन्होंने मुझसे साइन करवाए हैं और मैं इसे लातल्की का ऐलान करता हूँ कि ये सदर ने जो है अपने मकसद के लिए हमें इस्तेमाल किया है। ये बयान हल्फी है इनका कि भाई आपने मेरे साथ ऐसा मामला क्यों किया है। तो इन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिया है, ये देखिए ये लीगल नोटिस भेज दिया इन्होंने कि भाई अगर आपने मेरे साथ ऐसे बात की या मुझसे मेरे खिलाफ कोई काम किया तो मैं आपको अदालत में घसीटूंगा। मेरी वालदा कहती हैं कि बेटा तू छोड़ दे, क्योंकि हमें वहां से धमकियां मिलती हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मैं अदालतों में घसीटेंगे, हम यूं करेंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि जायदाद का मामला है। आपको पता है जायदाद के मामलों में कत्ल भी कर दिए जाते हैं। जब आपने एफआरसी शो की तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर की अकल में ये बात नहीं है कि ये जो दूसरी पार्टी है मुझसे झूठ बोले, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि इनकी तो औलाद ही नहीं है मेरे चचा की। मगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनको वहां से चलता किया। इससे तो यही साबित होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी उनके साथ मिले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन कहते हैं कि जब वालिदैन फौत हो जाएं तो आपके सगे भी आपके अपने नहीं रहते। कुछ इसी तरह इन भाई के साथ हुआ है। इनके वालिद साहब फौत होते हैं तो इनके चचा जान जो इनके वालिद साहब के साथ ही कारोबार कर रहे थे और उन्हीं के सरमाए से अपने घर वालों को कमा के खिला रहे थे, अपने भाई की इस ज़मीन से पर्दा होते ही उन्होंने उनकी जायदाद के ऊपर भी कब्जा कर लिया, दुकान के ऊपर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, इस कब्जे के साथ साथ फिर उन्होंने इनके ऊपर बाकायदा उल्टा केसेस भी करवा दिए। जब ये इदारों के अंदर सुनवाई के लिए गए, अपने केसेस लेकर गए, तो इदारों ने इनकी दाद रसी करने की बजाय उल्टा इन्हीं को ही डराना धमकाना शुरू कर दिया। मार्केट कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मजलूम का साथ देने की बजाय एक भत्ताखोर चोर डाकू माफिया के साथ मिलकर इन्हीं को ही थ्रेट कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि ऐसी तरह पूछ लवांगे। इदारे कहते हैं कि आप किधर केसों में उलझ रहे हैं, आप बस छोड़ें दुकान और अपनी रोटी रोजी करें, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। नहीं, ये वो पंजाब है जिस पे वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हुकूमत कर रही है, जिनका ये कहना है कि मैं अपने पूरे पंजाब की माँ हूँ और मैं पूरे पंजाब की माँ का हक अदा करूँगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा की नीयत के अंदर काम करने के अंदर किसी तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ इदारे और उनकी टीम उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के ये महकमा औकाफ की कहानी है। ये भाई से पूरी स्टोरी सुनते हैं कि क्या, क्यों और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हाफिज मुदस्सिर शफीक है। हाफिज मुदस्सिर साहब, कहाँ से आए आप? मैं सर भावलपुर से आया हूँ। अच्छा, ये आपका माजरा क्या है, ये जो इतने कागज लेकर बैठे? सर माजरा ये है कि मेरे वालिद साहब की एक दुकान थी भावलपुर महकमा औकाफ के अंडर जो काम थी, तो उस पर मेरे वालिद साहब और मेरा चचा जो है वो कारोबार करते थे। मेरे वालिद साहब के फौत होने के बाद मेरे चचा ने उस पर काबिज हो गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है और महकमे के अफसरों के साथ मिलकर उन्होंने वो दुकान अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र करा दिया है। हालांकि उस पे कब उसके वारसान हम हैं, मेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मेरी वालदा है, उसके असल वारसान हम हैं, मगर महकमे ने हमारे साथ ज़्यादती करते हुए वो दुकान हमारे चचा के बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दी है और ये सरासर गैर कानूनी और गैर आइनी है। जब आप गए महकमे के अंदर अपने दरखास्त लेके, तो उस वक्त जो बातचीत हुई वो ज़रा नाज़रीन को बताएं। मैं सर महकमा औकाफ के अंदर अपनी दरख्वास्त जमा कराई, ये दरख्वास्त मैंने दी उनको एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भावलपुर में। तो उन्होंने इस पर हमारी समाअत की, हमें बुलाया, हमारी सुनने के बाद उन्होंने हमें कहा कि ठीक है जी आप जाएं, हम इस पर गौर करते हैं। हमें कुछ अरसे बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता चला कि वो दुकान जो है हमें नोटिस भी नहीं दिया गया। वो खुद जाके हम वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो थे उनसे पूछा कि भाई हमारी दुकान का क्या हुआ, आपने हमारे वो किया कि नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये हमें ऑर्डर थमा दिया कि भाई आपकी दुकान जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है और आपके चचा के बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है, आप जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कब्जा की बुनियाद पर जो है उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया है कि क्योंकि उनके पास कब्जा था
इस वजह से उन्होंने ये ट्रांसफ़र कर दिया है। कब्जा उनके पास कैसे गया? कब्जा उनके पास इस तरह गया कि मेरे वालिद साहब और चचा इकट्ठे जो बैठते थे, मेरे वालिद साहब अक्सर बीमार रहते थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, हार्ट के पेशेंट थे, डायबिटीज़ के पेशेंट थे, किडनीज की प्रॉब्लम थी उनको, वो दुकान पर अपने भाई को बिठाया हुआ था। अच्छा, वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है। जैसे ही मेरे वालिद साहब फौत हुए, उन्होंने दुकान पे कब्जा कर लिया और ये किया कि हम ये दुकान हमारी है और ये हमारे हिस्से में आती है। तो और भी तो दुकानें थी ना आप लोगों की? हमारी असल में 5 दुकानें थी महकमा औकाफ की जो हमारे अंडर चल रही हैं। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि दुकान नंबर 67, दुकान नंबर 182, दुकान नंबर 185 और दुकान नंबर 129, ये 5 दुकानें हमारे मतलब कारोबार जिस पे हमारा कारोबार हो रहा था, हम 3 भाइयों का। मेरे आपके वालिद के 3 भाई? मेरे वालिद के 2 भाई और थे। अच्छा, मेरे वालिद को मिला के 3 भाई थे। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि मेरी वालदा को बुलाया गया कि बताएं जी आप। मेरी वालदा ने वहाँ जाके उनको अपील की कि भाई ये दुकान मेरे शौहर की है, वो यहाँ पे कारोबार करता था, आप मेहरबानी करें ये हमें दे दुकान। मगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उसको ख़त्म करके, वो मेरा एक कज़न अमीन साहब हैं, मोहम्मद अमीन वल्द मोहम्मद सईद, उन्होंने ये दुकान गैर कानूनी तरीके से अपने मेरे दूसरे चचा के बेटे के नाम ट्रांसफ़र करा दी है। अच्छा, ये भी तो सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे थे कि मेरे चचा की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने मेरे नाम ट्रांसफर जी, किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने नोटिस जारी किया कि भाई असल जो किरायादारान है उनको बुलाया जाए, मगर उन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे चचा ये दुकान मुझे दे गए थे और उनकी औलाद नहीं है। अच्छा, हालांकि हम उनके बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी बेवा हैं, मगर उन्होंने झूठ से काम लिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर को जब ये पता चला कि उनकी पूरी फैमिली है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या करना था एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने जी उनको बुलाया। उनके जिस दिन उन्होंने उनको बुलाया उस दिन वो वहाँ पे उनके नाम ट्रांसफ़र कर रहे थे। हमें किसी और ज़रा से मालूम हुआ कि भाई आपकी दुकान आपके चचा अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र करा रहे हैं। मैं वहाँ पे गया एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनको वहाँ से रवाना कर दिया कि आप जाएं और मैं इसको देख लेता हूँ। अच्छा, तो मैं उनके पास पेश हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप सोच लें, समझ लें कि ये दुकान आपकी है, वाकई आपकी है, आप देख लें फिर इसको। जिस तरह एक इंसान धमकाने के सूरत में होता है कि भाई इसको मैं किसी तरह दबा लूं, केस, हाँ जी, मुश्किलात आएंगी, बहुत सारे मसले मसाइल होंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी हमारी दुकान है, मेरे वालिद साहब की दुकान है, इसके हम हकदार हैं, ये आप हमें दें। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दूसरे पार्टी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया और हमें महकमे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हमने रिकॉर्ड मांगा है, रिकॉर्ड नहीं दे रहे हमें, जिससे मालूम होता है कि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने आला अफसरान से बात की? हम लाहौर में दरख्वास्त दी डायरेक्टर स्टेट साहब को। डायरेक्टर स्टेट साहब ने भी कोई उसमें मतलब समाअत तो की, मगर कोई उसमें वो नहीं किया कि हाँ जी ये सही है या गलत है। मगर उन्होंने ये फैसला समाअत जारी कर दिया कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर ने फैसला किया है वो ठीक है, दुरुस्त है, वही कायम दायम है। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, दूसरी पार्टी को बुलाया था मगर वो चुप करके बैठी रह गई है। उसको एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद डिफेंड कर रहे थे। अच्छा, यहाँ लाहौर में? जी, यहाँ लाहौर में। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर भी आया और दूसरी पार्टी भी आई और एडमिनिस्ट्रेटर साहब उनके बिहाफ पे बात कर रहे थे। उनके बिहाफ पे बात कर तो आपने पूछा नहीं कि सर ये उनके लॉयर हैं या एडवाइजर हैं, ये बात कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं बात कर रहे? इस मामले में बात हुई तो आपको पता तो है सर किस तरह बात होती है। उन्होंने पहले ज़हन बनाया हुआ था उन लोगों का कि भाई ये झूठे लोग हैं और ये सच्चे लोग हैं। तो मुबैना तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि जो ये स्टेट में बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब, इनको भी वहाँ से कुछ तोहफे पहुँचे हैं? जी देख लें जी, जिस तरह उन्होंने रवैया इख्तियार किया, जिस तरह उन्होंने ये फैसला जारी किया, हमारा वज़ाती बयान भी पे उन्होंने पढ़ना गवारा नहीं समझा। हमने अपना वज़ाती बयान भी उनको पेश किया मगर उन्होंने पढ़ना गवारा नहीं समझा। इससे तो यही लगता है कि हो सकता है कि वो जो नीचे चली है ऊपर भी चली हो। तो उसके बाद फिर आपके एडवाइजर ने आपको क्या कहा, क्या करना है? मेरे एडवाइजर ने हमें कहा कि अब आप सेक्रेटरी साहब के पास जाएं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब एक न्यूट्रल आदमी है, तो वो आपका केस सुनेंगे, आप समझेंगे। तो अब मैं आया हूँ लाहौर सेक्रेटरी साहब के पास, मगर सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात नहीं हुई। जो लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं उन्होंने कहा है कि जी आपका केस ठीक नहीं है, तो आप गलत हैं। इस तरह डरा धमका के हमें चलता किया कि आप जाएं सेक्रेटरी साहब से जाके मिलें, उनसे बताएं, फिर होना वोना कुछ नहीं है। तो बस ये जो है आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर ने लिख दिया है बस वही कायम और दायम रहेगा। उन्होंने लिख दिया लोहे पर लकीर है, जो लिख दिया सेम ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। इसी टेंशन को लेकर मेरी वालदा बहुत बीमार है।
मेरी वालदा यहाँ पे पिछली समात में आई थी, उन्होंने भी डायरेक्टर स्टेट साहब को कहा कि भाई ये दुकान मेरे शौहर की है, तो लिहाजा आप हमें, मेरे बच्चों का हक है, ये मेरे बच्चों के दे, मगर उन्होंने उनकी बात को भी कंसीडर नहीं किया। जो आपकी मार्केट कमेटी है उनके कोई सदर होंगे, वो कोई काबीना होगी, वो क्या कहती है? सदर साहब ने ये 4 साल 5 साल पहले का लेटर पैड है उनका, ये उन्होंने इस पर लिख कर दिया है कि 42 साल से वो इस दुकान पे मोहम्मद रफीक और उसके बेटे को देख रहे हैं, हालांकि सदर साहब की खुद की उम्र 42 साल नहीं है। अच्छा, हाँ जी, सदर की उम्र कितनी है? सदर की उम्र होगी 36 से 37 साल होगी। तो ये भी फिर झूठ लिखा हुआ ये भी है। झूठ लिखा हुआ है, और इसमें जो गवाहान बनाया हुए हैं मोहम्मद अमीन साहब को, ये मेन कल्प्रिट है हमारे, ये हमारे मुखालिफ हैं, इन्होंने सारा काम करवाया और खुद ही वो यहाँ पर गवाह बने हुए हैं। इसके अलावा ये हाफिज मोहम्मद अरशद साहब हैं, इन्होंने गवाही दी, मगर इन्होंने अपना बयान हल्फी हमें दिया। ये बयान हल्फी दिया इन्होंने कि भाई इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, गलत बयानी से जो है ये इन्होंने मुझसे साइन करवाए हैं, और मैं इसे ला तल्की का ऐलान करता हूँ। ये हमारे पास बयान हल्फी है इनका। मतलब कि पहले उन्होंने साइन लिया और बाद में उसके ऊपर बयानात कलमबंद किया। बयानात कलमबंद किए हुए हैं, और ये डेटों में भी रद्दोबदल किया हुआ है, अच्छा। टेम्परिंग की हुई है इस पे। तो अब जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, जो सरकारी होते हैं, उन्होंने इस सदर से कोई पूछगछ नहीं की कि भाई ये आपने क्या किया है? इस सदर से, क्योंकि ये जो कमेटी के मेंबरान लिखे हुए हैं, इन्होंने, ये इस कमेटी के अब मेंबरान नहीं है, क्योंकि ये पिछले 5 साल पहले का है लेटर पैड। इनमें से एक हैं हाफिज मोहम्मद लतीफ साहब, उन्होंने भी हमें अपना बयान हल्फी दिया है कि ये सदर ने जो है अपने मकसद के लिए हमें इस्तेमाल किया है। ये बयान हल्फी है इनका कि भाई ये सदर जो है अपने मकसद के लिए इसने मेरा नाम इस्तेमाल किया है, और मैं इससे ला तल्की का ऐलान करता हूँ, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, ना ही इसके इससे मेरा कोई लेना देना है। अच्छा, तो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उनके पास आप गए या उनको कुछ आपने रिक्वेस्ट की कि मेरा कुछ? वहाँ की जो लीडरशिप है वो है सदर अंजुमन ताजरान। तो इनसे बात की थी मैंने कि भाई आपने मेरे साथ ऐसा मामला क्यों किया है, तो इन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिया है। ये देखिए, ये लीगल नोटिस भेज दिया इन्होंने कि भाई अगर आपने मेरे साथ ऐसे बात की या मुझसे मेरे खिलाफ कोई काम किया तो मैं आपको अदालत में घसीटूंगा। मैं जहनी तौर पे बहुत परेशान हूँ, मेरी वालदा बहुत परेशान है। मेरी वालदा कहती हैं कि बेटा तू छोड़ दे, क्योंकि हमें वहाँ से धमकियाँ मिलती हैं कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मैं अदालतों में घसीटेंगे, हम यूं करेंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जायदाद का मामला है, आपको पता है जायदाद के मामलों में कत्ल भी कर दिए जाते हैं। तो मेरी वालदा बहुत परेशान है, मेरी बहन भाई बहुत परेशान है। वो कहते हैं भाई छोड़ दो, तुम इसको दफा करो, तुम अपना काम करो, बस ना इन मामलों में पड़ो। तो आपके बाकी जो छोटे बहन भाई हैं वो आ रहे हैं केसेस के अंदर, या आप अकेले ही सारी? नहीं, वो सारे मेरे साथ हैं। उन्होंने, हम सारे बहन भाई एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास मिले थे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को हमने अपने बयान भी दिए थे। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हमारे मतलब बयानात भी लिए थे। हमने उन्हें यही कहा था कि भाई ये दुकान हमारी है। जैसे मेरे वालिद साहब फौत हुए, उन्होंने दुकान अपने ऊपर कब्जा करके दुकान के ऊपर अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। जब आपने एफआरसी शो की तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर की अकल में ये बात नहीं है कि ये जो दूसरी पार्टी है मुझसे झूठ बोले, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि इनकी तो औलाद ही नहीं है मेरे चचा की? देखिए जी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जब मैं वहाँ पर गया तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब को चाहिए था कि उनके सामने मुझे बुलाते कि उन्होंने गलत बयानी क्यों की है, मगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उनको वहाँ से चलता किया। इससे तो यही साबित होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी उनके साथ मिले हुए हैं। मैं मैडम मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी फरमाकर हमारी गुदात सुनी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, आपने मुदस्सिर शफीक साहब की बात सुनी, कितने दुख दर्द तकलीफ के अंदर वो हैं, और लाहौर तक वो आ चुके हैं। यहाँ पर सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और डायरेक्टर साहिबान भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरी आखिर में तमाम व्यूवर से, नाज़रीन से ये इल्तिजा है कि इस वीडियो को इस पर्पज़ के लिए शेयर किया जाए कि मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा तक पहुंच सके, और फिर इसके ऊपर वो कार्रवाई करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। एक, इनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर दूसरा, इनकी दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया गया, तीसरा, इनके दुकान के अंदर जो जायदाद थी और जो उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, बिजनेस की जो गुडविल थी, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। यानी अगर इसको असादा अल्फाज में या इसको समझाने के लिए कहें तो वो करोड़ों रुपए का बिजनेस था गुडविल की बुनियाद पे, और इतने अरसे से वो दुकान चला रहे थे, वो सारा उन्होंने हड़प कर लिया। इस वीडियो को शेयर करने से इनको इंसाफ भी मिलेगा। यानी कमेंट बॉक्स में अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।